कश्मीर में पीएम मोदी ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं कि भर भर आंसू रोएगा पाकिस्तान? अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। अब तक पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी निपटा रहे थे, अब मोर्चा संभाल लिया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने, नरेंद्र मोदी के सबसे खास लोगों में से एक ने। मोदी और डोभाल की जोड़ी ऐसी है जिससे पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी कांपता है। अजीत डोभाल ने आज ऐसा पाकिस्तान को ललकारा है कि मुनीर के साथ हाफिज सईद, मसूद अजहर के भी होश उड़ गए होंगे। अजीत डोभाल ने ऐसा खुलासा कर दिया, जो असीम मुनीर फर्जी फील्ड मार्शल बनकर अय्याशी कर रहा है, उस असीम मुनीर को खुद पाकिस्तान ही निपटा देगा। इसी बीच पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर भी आ गई। असीम मुनीर तो खुद अय्याशी कर रहा है, लेकिन मुनीर की यह अय्याशी भिखमंगे पाकिस्तान को पूरी तरह से डुबोकर ही मानेगी। पाकिस्तान का क्या होने वाला है ये तो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान ने कल ही अजीत डोभाल का नाम लिया और आज सबके सामने आकर अजीत डोभाल ने असीम मुनीर और आतंकी पाकिस्तान की कैसे जबरदस्त धुलाई की। अजीत डोभाल वो हैं जिनके नाम से पाकिस्तान कांपता है। नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल की जोड़ी ने पिछले 11 साल में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा कर रख दिए। पाकिस्तान तो आए दिन डोभाल का नाम लेता रहता है कि डोभाल ने पाकिस्तान की दुर्दशा करके रख दी। पाकिस्तान में चींटी भी मरती है तो पाकिस्तान डोभाल डोभाल चिल्लाने लगता है। डोभाल का खौफ पाकिस्तान में आज से नहीं, डोभाल वो हैं जो पाकिस्तान में 7 साल तक जासूस बनकर रहे और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। अब तो अजीत डोभाल पाकिस्तान को खुला ठोक रहे हैं, तो पाकिस्तान घबराया हुआ है कि कब फिर कहां से मार पड़ जाए। इसलिए बात बात में पाकिस्तान अजीत डोभाल का नाम ले आता है। कल भी पाकिस्तान में अजीत डोभाल का नाम गूंजा था। आप सोचिए अजीत डोभाल के नाम भर से पाकिस्तान की कैसे हालत खराब होती है कि वहां बैठ के इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अजीत डोभाल की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है, वहां आतंकी हमले हो रहे हैं। कौन विश्वास करेगा? दरअसल पाकिस्तान की आर्मी इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सरकार और मुनीर सेना की नाक में दम कर रखा है। बीएलए लगातार पाकिस्तान में अटैक कर रही है। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान में सेना के लिए काल बन चुके हैं। पाकिस्तानी सेना बीएलए से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। अब पाकिस्तान की आर्मी के लिए मुसीबत इसलिए बढ़ गई क्योंकि मंगलवार से बीएलए ने बड़े हमले शुरू कर दिए। बीएलए ने पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बाम नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक बलूचिस्तान में 17 सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन बाम में अभी तक पाकिस्तान की सेना और फ्रंटियर कोर को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की सेना बीएलए से हर मोर्चे में फेल साबित हो रही है। ऐसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान बीएलए के हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है और अजीत डोभाल का नाम ले रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद को कौन पाल रहा है। मुनीर की आर्मी खुलेआम आतंकियों के जनाजे में दिखाई दी थी। मसूद अजहर और हाफिज सईद को पाकिस्तान पालता, ये सब जानते हैं। वहां आतंकी खुलेआम घूमते हैं, रैलियां करते हैं। पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि पाकिस्तान में जब भी कुछ हो जाए तो भारत पर आरोप लगाओ। लेकिन इस बार पाकिस्तान की आर्मी ने अजीत डोभाल का नाम लेकर गलती कर दी। कल पाकिस्तान ने अजीत डोभाल का नाम लिया और आज अजीत डोभाल ने मुनीर, हाफिज सईद और पाकिस्तानी सेना सबको धो डाला। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass plane having been torn. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out, where is this thing? Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. यानी अजीत डोभाल खुलकर बता रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान को नानी याद आ गई। लेकिन भारत को कहां ठोका, इसका कोई सबूत तो दिखाओ, एक फोटो तो दिखाओ कि भारत का एयरबेस फोड़ दिया, ब्रह्मोस गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सबूत तो दिखाओ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में खूब झूठ फैलाया था। विदेशी मीडिया ने भी भारत के खिलाफ माहौल बनाया था और इसी के सहारे असीम मुनीर फर्जी फील्ड मार्शल बन गया। लेकिन अजीत डोभाल ने आज सबको एक्सपोज कर दिया कि एक शीशा भी भारत का नहीं टूटा। उल्टे पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा धोया कि कोई भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के बहुत अंदर तक जाकर भारत पाकिस्तान को मारकर आया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहली बार अजीत डोभाल खुद कुछ बोल रहे थे लोगों के सामने।
सुनिए उन्होंने क्या बताया जो बहुत लोगों के एजेंडे को ध्वस्त कर देगा। We are really proud of it, not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos district, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, we decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only border area something, which we thought were there this way. We missed none. अजीत डोभाल जो इस पूरी प्लानिंग के पीछे थे ऑपरेशन सिंदूर की, वो खुद खड़े होकर बता रहे हैं कि जो भारत ने चाहा, जैसे भारत ने चाहा वैसे पाकिस्तान के साथ ठोका उसको और किया। अजीत डोभाल ने जो जो बातें बताई, अगर उसकी सच्चाई पाकिस्तान की पब्लिक तक पहुंच जाए तो फिर वो फर्जी फील्ड मार्शल बने घूम रहे असीम मुनीर को दौड़ा देगी, क्योंकि असीम मुनीर इसी झूठ के सहारे जिंदा है। पाकिस्तान में चौड़ा घूम रहा है कि भाई हमने तो भारत में ये कर दिया वो कर दिया। इसी झूठ के सहारे असीम मुनीर पाकिस्तान में ताकतवर हो गया। ताकतवर बनकर असीम मुनीर जमकर अय्याशी कर रहा है। हमने आपको बताया ही था कि असीम मुनीर आजकल ऐसे तेवर में है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति उसके सामने फेल है। लेकिन आप यह देखिए कि इधर मुनीर की अय्याशी चल रही है, उधर पाकिस्तान की जनता कंगाली से जूझ रही है, कंगाल से और कंगाल होती जा रही है। कंगाल पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने मुंह की खाई, अब भूखों मरने की नौबत आ गई। वर्ल्ड बैंक ने जो नई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लोग और ज्यादा गरीब हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 44.7% लोग अब भी गरीब हैं। यानी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 12 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। हर दिन 250 रुपए से कम की आय वाले लोगों की संख्या 4.9 से बढ़कर 16.5% हो गई। यानी पाकिस्तान में आप सोचिए भिखारियों की संख्या क्या है भाई, 16.5% लोग वहां ऐसे हैं जो दिन का 250 रुपया नहीं कमा पाते। पाकिस्तान में गरीब लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताती है कि पाकिस्तान में 30% से ज्यादा लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इस दिशा में पाकिस्तान से अच्छे तो पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल के आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर बड़े सुधार नहीं हुए तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया में गरीबी का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा। तो ये तो हाल है बॉस कि खाने को दाने नहीं, और ये पाकिस्तान जो है वो भारत को धमकाने निकलता है, ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे अपने लोगों को पहले खाना खिलाओ यार, कायदे से उनको जिंदगी तो दो। देखिए कैसे भिखारियों जैसे रहते हैं ये लोग, और देख के दुख होता है कि इतना लड़ भिड़ के अलग देश बनाए, मार काट मचाए, और उसके बाद ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। और ये मुनीर ये बड़े बंगले में रहता है भाई, बड़े बंगले में रहता है, घूमता है, मजे करता है, वहां की फौज के लोग मजे करते हैं। मुनीर के अय्याशी और पाकिस्तान की भूखमरी कंगाली के बीच एक और ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तान को और झटका लगेगा। जिस वर्ल्ड बैंक के सामने जाकर पाकिस्तान पानी के लिए रो रहा था कि सिंधु जल समझौता भाई भारत ने स्थगित कर दिया, इसको कुछ करवाओ यार, पानी वानी दिलवाओ, उस वर्ल्ड बैंक से नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए ऐसा काम करवाने वाले हैं जिसे देखकर पाकिस्तान भर भर आंसू रोएगा। भाई सिंधु जल समझौता तो बहाल नहीं हुआ, लेकिन भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से 3,119 करोड़ का फंड ले रही है। भारत सरकार के इस कदम से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि यह रकम जम्मू कश्मीर में क्वार बांध प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। चिनाब नदी पर बन रहा यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पीएम मोदी ने अप्रैल 2022 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना को पूरा करने की डेडलाइन 2027 है, जिसके बाद घाटी में बिजली उपलब्धता और बढ़ेगी, औद्योगिक विकास हो पाएगा। कश्मीर में पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को समझ में आता है भाई कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान कहां रह गया। एक तरफ पाकिस्तान की जनता गरीबी और गुर्बत में से जूझ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी के चीफ असीम मुनीर की अय्याशी खत्म नहीं हो रही। हमने आपको बताया था कि मुनीर 20 से 23 जुलाई तक श्रीलंका की राजनयिक यात्रा करने वाला है, और वो राजसी ठाठवाड़ से श्रीलंका जा रहा है, और वहां ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसमें बहुत पैसा खर्च होगा। सोचिए उस देश का आर्मी चीफ ये कर रहा है, करना तो राष्ट्रपति को चाहिए, लेकिन वो खुद इनडायरेक्टली राष्ट्रपति बन ही गया, तो वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है
कि अगर वो ना करे तो वहां गरीबों का भला हो जाए। मुनीर के कारनामों से पाकिस्तान की जनता भी वाकिफ है। पब्लिक को सब समझ में आ रहा है, लेकिन मुनीर समझने को तैयार नहीं। और समझे भी तो कैसे, क्योंकि उसको पता है अगर समझेगा तो पब्लिक हटा देगी और ये नाटक करता रहेगा तो कुछ दिन बचा रहेगा। खैर, ये नाटक कितने दिन चलेगा ये तो वक्त बताएगा। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या से पूरा देश सन्न है और सबको इस हत्याकांड ने झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि कोई भी यह सोच नहीं सकता कि एक बाप, एक पिता अपनी उस बेटी के ऊपर गोलियां चला देगा, उसे मार देगा, जिस बेटी को उस पिता ने बड़े नाजों से पाला। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि एक पिता जिसने अपनी बेटी को टेनिस का शानदार प्लेयर बनाने के लिए जी जान लगा दिया, वही पिता अपनी बेटी को गोलियां मारकर, पहले कहा गया 3 गोलियां, पोस्टमार्टम में पता चला 4 गोली मारी और उसकी जान ले लेगा। यह है पिता। आखिर क्यों पिता ने टेनिस प्लेयर राधिका को गोली मारी, यह सवाल हर घर में उठ रहा। लोग ये समझ नहीं पा रहे ऐसी कौन सी चीज हो गई जिसकी वजह से एक पिता अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से गोली मार के मार दे रहा है। गुरुग्राम के राधिका यादव मर्डर केस में अभी तक हत्या की वजह सामने आई है, जिसके मुताबिक राधिका गुरुग्राम में एक टेनिस एकेडमी चला रही थी। राधिका की टेनिस एकेडमी से पिता दीपक यादव को दिक्कत थी। दिक्कत इसलिए थी क्योंकि दीपक को लोग ताने मार रहे थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। इन तानों से दीपक परेशान थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी एकेडमी को बंद कर दे, लेकिन राधिका इस बात के लिए तैयार नहीं थी। एकेडमी की वजह से बेटी और पिता में झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से दीपक ने अपने घर में अपनी बेटी को 4 गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। यह तो शुरुआती कहानी है बॉस, लेकिन जैसे जैसे आगे जांच बढ़ रही है, बातें निकल कर आ रही हैं, इस कहानी में ट्विस्ट आने लगा है। भाई, ये वो कहानी है जो दीपक ने अपना जुर्म कबूलते हुए पुलिस को बताई और दुनिया के सामने रखी, लेकिन दीपक की इस कहानी में कई झोल हैं। यह पूरा मर्डर केस इतना सिंपल है नहीं जितना 4 लाइन में बता दिया गया कि अरे लोग ताना मारते थे कि बेटी का पैसा खा रहा है, बेटी के पैसे पे जी रहा है और बेटी को गोली मार दी। नहीं बॉस, इस कहानी में कितने छेद हैं, कैसे आरोपी दीपक के रिश्तेदार इस थ्योरी को खुद खारिज कर रहे हैं, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए इस मामले में जो नया मोड़ आया है। एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई है, उसके बारे में बताता हूं। और यह नया कैरेक्टर है इनामुल हक नाम का लड़का, जिसके साथ राधिका यादव ने म्यूजिकल वीडियो शूट किया था। यह है इनामुल हक। अब यह नया कैरेक्टर कौन है? इस मर्डर केस में इनामुल हक और राधिका की जान पहचान की चर्चा क्यों हो रही है? लोग इनामुल हक और राधिका की वीडियो को लेकर क्या कह रहे हैं? इनामुल हक राधिका से अपनी दोस्ती को लेकर क्या बता रहा है नवभारत के कैमरे पर? क्या उसकी वजह से ही पिता ने राधिका को मार दिया? आज आपको इस सब के बारे में बताऊंगा। साथ ही राधिका यादव की मौत से पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट क्यों गायब हो गए? क्या राधिका के रील बनाने से उसके पिता को दिक्कत थी? राधिका के एक्टिंग से दिक्कत थी? राधिका के सोशल मीडिया प्रोफाइल की वजह से पिता और बेटी का झगड़ा हुआ था क्या? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको पाठशाला के इस पहले चैप्टर में देने का प्रयास करूंगा। जब से राधिका यादव के मर्डर की खबर आई है, तब से सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर राधिका के पिता ने उसका मर्डर क्यों किया? और इसको लेकर 3 थ्योरी अभी शुरुआत में चल रही है। थ्योरी नंबर 1, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि राधिका के पिता ने टेनिस एकेडमी और ताने की वजह से उसकी जान ले ली, लेकिन पुलिस इसे आखिरी सत्य मानकर नहीं चल रही। और इसके अलावा भी 2 और थ्योरी हैं जिस पर जांच हो रही है। जैसे एक थ्योरी राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर है। टेनिस खिलाड़ी राधिका सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील बनाकर डालती थी। ऐसा दावा है कि हो सकता है यह भी पिता और बेटी के बीच विवाद की एक वजह बना हो। सोशल मीडिया वाली थ्योरी की पूरी परतें आगे खोलूंगा। इसके अलावा एक और थ्योरी यह भी है कि राधिका के पिता दीपक एक मुस्लिम लड़के इनामुल हक से उसकी दोस्ती को लेकर नाराज थे। इस युवक के साथ राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो भी किया था। अब इस थ्योरी का क्या सच है, उसके बारे में क्या जानकारी आ रही है, वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल सोशल मीडिया पर राधिका का एक पुराना वीडियो वायरल है, जिसमें वो इनामुल हक नाम के एक मुस्लिम लड़के के साथ दिख रही है। इस वीडियो के आखिर में जो क्रेडिट सेक्शन है, उसमें दोनों का नाम भी था। अब कुछ कयास ऐसे भी लग रहे हैं कि हो सकता है कि आरोपी पिता दीपक यादव को राधिका यादव की एक्टिंग और उसके करियर या मुस्लिम लड़के के साथ काम करने को लेकर कोई नाराजगी रही हो। जिस इनामुल हक का नाम राधिका के केस में आ रहा है, उससे टाइम्स नाउ नवभारत ने फोन पर बात की। इनामुल हक ने राधिका के साथ आए वीडियो के बारे में हमें बताया कि यह वीडियो 1.5 साल पहले शूट हुआ था। उसके बाद राधिका से उसकी बात नहीं हुई।
इनामुल हक ने यह भी बताया कि राधिका ने उस वीडियो को ज्यादा शेयर नहीं किया था। फिर 3 महीने पहले ही इनामुल हक ने राधिका को फिर कांटेक्ट किया था। इनामुल हक ने राधिका से दिल्ली में एक और वीडियो शूट के लिए पूछा। हालांकि राधिका ने इस ऑफर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। राधिका ने कहा था कि वो अपनी सहेली से पूछेगी और उसके बाद से दोनों की बात नहीं हुई। इनामुल हक ने कहा कि राधिका से उनकी पहचान प्रोफेशनल रोल तक सीमित थी। वो ना राधिका के घर का एड्रेस जानता था, ना उसके परिवार के बारे में कुछ जानता था। इनामुल हक का कहना है कि वो राधिका की तरह कई एक्ट्रेस के साथ काम कर चुका है। इनामुल हक ने बताया कि राधिका को एक्टिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए उसके साथ बात हुई थी। इनामुल हक का दावा है कि यह वीडियो सिर्फ 4 से 5 घंटे में दिल्ली में ही शूट हो गया था।